हेलो एवरीवन। दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस साइंस रिपोर्टर की सितंबर मंथ की मैगजीन के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि इस सीरीज में ये होगा हमारा लेक्चर नंबर, और आज का जो हमारा आर्टिकल है वो साइंस रिपोर्टर की पेज नंबर 25 में दिया हुआ है, टाइम कीपिंग ऑन द मून। टाइम कीपिंग ऑन द मून। बाकी आपको जो जनरल आइडिया इसमें आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि चूंकि लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन कई सारे डेवलप होते चले जा रहे हैं, इस सीरीज में इंडिया ने एक लैंडमार्क अचीवमेंट करी है। और जो हमारा चंद्रयान 3 है वो इस सीरीज में अपने आप में लेटेस्ट डेवलपमेंट है और साउथ पोल में लैंड करने वाला वर्ल्ड का अकेला मिशन है इंडिया का चंद्रयान 3। तो पहली बात तो ये कि हम लूनर एक्सप्लोरेशन जितने करते हैं उसके बारे में एक कन्वेंशनल अप्रोच है। चलिए एक एक कर हम समझते हैं और फिर इस टॉपिक को, दैट इज टाइम कीपिंग ऑन द मून। टॉपिक है हमारा टाइम कीपिंग ऑन द मून। नया टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच था लूनर एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग वो क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोच तब आप कहीं समझ पाएंगे कि जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कह रहे थे वो आखिर में कितना मॉडर्न है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसमें जनरली आप लोग पढ़ते आए हैं खासतौर पे ज्योग्राफी में और साइंस टेक में कि स्टडिंग द लूनर रॉक्स एंड रिगोलिथ scientists can gain insight into the moon's information, impact, history, volcanic activity and much more। और जिसकी हेल्प से हम यूनिवर्स के डेवलपमेंट को गेज कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ कि इंटीरियर के बारे में, अर्थ इंटीरियर हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में जब कुछ चीजें ऐड करी जाती हैं तो हम रिसोर्सफुलनेस की बात करते हैं। आते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम रिसोर्सफुलनेस की बात करते हैं। तो जो पहला हमारे पास पॉइंट आता है रिसोर्सेस, कि मून हमें क्या क्या रिसोर्सेस ऑफर करेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मून में वाटर के साइन पाए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 ने जो इमेजेस भेजे हैं उसमें वाटर्स साइन ऑफ प्रेजेंस। वाटर का यूज मून में क्या हो सकता है? न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी कैसे? आप वाटर के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक करके हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये मून में वाटर के प्रेजेंस का अपने आप में अगर हम इमीडिएटली कहें तो ये। बाकी फ्यूचर में क्या है? लाइफ ऑन मून, लाइफ ऑन, बट दैट इज इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर मतलब नॉट नियर फ्यूचर, दिस इज अबाउट नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर है ये नियर फ्यूचर नहीं है। ठीक है, लाइफ ऑन मून की जब भी हम बात करते हैं तो ये अपने आप में नियर फ्यूचर की बात नहीं करता। ये वाटर की प्रेजेंस है कहां पर? शैडोड एरिया यानी कि साउथ पोल। शैडो रीजन, अब आपको पता है ना कि चंद्रयान साउथ पोल में गया है, शैडो रीजन में गया है, तो वहीं की तो बात है। ये वाटर प्रेजेंस वहीं पे है। इसके अलावा हीलियम 3 रिसोर्स में पहला हमने बात करी वाटर की, दूसरी हम बात करेंगे रिसोर्स में हीलियम की।
हीलियम 3। अब जब हम हीलियम 3 की बात करते हैं तो हीलियम 3 अपने आप में क्या है, इट इज अ रेयर आइसोटोप, इट इज अ रेयर आइसोटोप। रेयर आइसोटोप है दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स। रेयर आइसोटोप है दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम हीलियम 3 का यूज कर सकते हैं, जिसके साइन यहाँ पर पाए गए हैं। अब इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो हम रिसोर्स ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो इसको और क्या कहा जाता है, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और ISR। ध्यान रखना, इस तरह के टर्म्स अगर आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं तो आप इस पे अपना अटेंशन पे कर सकते हो। इसके अलावा अब कई सारे मिशंस मून में डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कि इंडिया का चंद्रयान 3 हो गया, चाइना का चैंगई हो गया, आर्टेमिस मिशन नासा का है। ठीक है, सो फ्यूचर की अगर हम बात करें, फार फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, फार फ्यूचर की, तो जिसमें कि लाइफ ऑन अर्थ की, लाइफ ऑन मून की बात हो रही है, एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑन मून। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है मून में, सो दैट कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है उसको ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया जा सकता है। परमानेंट सेटलमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लेकिन ये चीजें इतनी फ्लैट या सिंपलिस्टिक नहीं है, बिकॉज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड यूटिलाइज द लूनर रिसोर्सेज वुड लीड टू कंपटीशन। तो इसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है, एंड दैट इज कंपटीशन। among powers। जो प्लैनेट के एग्जिस्टिंग पावर है उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। सो इसके अपने आप में आउटपुट क्या क्या होंगे, तो उसमें एक मेजर जो फैक्टर है वो ये कि जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जियोपॉलिटिकल मतलब अर्थ में वो लूनर लेवल पर भी दिखाई पड़ सकता है या अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। सो इससे तो पूरा मून का जो डिस्कोर्स है वो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज के आसपास सेंट्रलाइज हो जाएगा, और ये अपने आप में मून की एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए शायद ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। नासाज आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम स्पीयरहेड एफर्ट टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून and establish a sustainable presence targeting the first woman and man of color on the lunar surface। तो जैसे कि नासा के आर्टेमिस मिशन की बात करी जाए तो पहला वुमन ले जाने की बात कर रहा है, तो इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक मैन एक वुमन लूनर स्पेस पे क्या कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नासा विल कोलैबोरेट विद कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स टू एस्टैब्लिश फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑन मून। ये नासा आर्टेमिस मिशन का एम है। सो एम ऑफ, अभी हम इसी रिगार्ड में देखते हैं, एम ऑफ आर्टेमिस मिशन
of NASA. So that is permanent settlement. Permanent settlement. ठीक है, और जो इसका ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, ये तो हुआ आर्टेमिस। जिसका ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, देखो ये आपको न केवल फैक्चुअल लेवल पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, बल्कि इसको आप कॉन्सेप्चुअली समझते चल रहे हो कि हाँ किस तरह से ये सारे प्रोग्राम काम कर रहे हैं। तो वो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के लिए एक स्पेस लॉन्च सिस्टम डेवलप करना चाहता है। स्पेस लॉन्च सिस्टम, space launch system that can be first outpost fostering international collaboration. First outpost fostering international collaboration. मतलब ये कि दुनिया के ज्यादातर नेशन जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पेस लॉन्च सिस्टम डेवलप करना चाहता है, उसके माध्यम से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करने की बात करी जाती है। अपने आप में बहुत इजी स्मूथ दिखाई दे रहा है, बट यूएस इतना फ्लैट तरीके से काम नहीं करता है। जो लोग यूएस की पॉलिटिक्स समझते हैं उनको ये बात पता है, ठीक है। सो अब हम उस एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसमें ये आर्टिकल मेनली फोकस करता है, एंड दैट इज टाइम ऑन मून। टाइम ऑन क्यों? अगर स्पेस क्राफ्ट, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीजें मून में अगर बात करी जाती है, तो मून में टाइमिंग कैसे डिसाइड की जाएगी? क्या हम उसे अर्थ की टाइमिंग से सिंक्रोनाइज करेंगे? लेकिन क्या ये इजी है कि हम उसे अर्थ के टाइमिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? उसके क्या तरीके हैं और उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए ये आर्टिकल फोकस करता है दैट देयर इज नो इंडिपेंडेंट टाइम कीपिंग फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑन द मून। तो अभी की जो स्टोरी है, तो इसमें कोई नो इंडिपेंडेंट टाइम कीपिंग, मतलब ये कि मून का अपना कोई यूनिक फॉर्मेट नहीं है जिसमें कि हम ये कह सके कि हाँ मून में इस तरह से टाइम का सिस्टम चलता है जिसको कि सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। ईच लूनर मिशन ऑपरेट्स ऑन यूनिक टाइम लाइन दैट इज कनेक्टेड टू इट्स हैंडलर्स ऑन अर्थ। तो अभी की जो मून है, अभी की जो मून मिशन है, जैसे मान लीजिए कि चंद्रायन है, तो चंद्रायन किस तरह से टाइमिंग को फॉलो कर रहा होगा? तो चंद्रायन चूंकि इंडिया का मिशन है, तो जो इंडिया की अर्थ में टाइमिंग है कितना है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे ज्यादा, तो वो उसी को सिंक करते हुए मून पे टाइमिंग दिखाता है। तो इसमें जितने भी मून मिशन हैं कंट्री वाइज, वो अपने अर्थली टाइम सिस्टम, मतलब अर्थ के जो उनके टाइम है, अर्थली टाइम सिस्टम को फॉलो करते हैं ऑन मून, ठीक है। अभी का ये, बट ऐसे कैसे काम चल सकता है? अब मान लीजिए कि अगर मून में कॉलोनीज डेवलप करना है, परमानेंट सेटलमेंट बनाना है, तो अमेरिका अपना टाइम फॉर्मेट फॉलो करेगा, रसिया अपना टाइम फॉर्मेट फॉलो करेगा, इंडिया अपना टाइम फॉर्मेट फॉलो करेगा, ऑफ कोर्स देन चाइना विल फॉलो इट्स ओन टाइम फॉर्मेट। लेकिन इस तरह से मून में सिस्टम कैसे काम करेगा? कोई सिंक्रोनाइज सिस्टम होना चाहिए जो मून के लिए इंडिपेंडेंट हो, जिसको कि सारी कंट्री फॉलो कर सके, दैट वुड बी बेटर। तो इसमें कई तरह के टेक्निकल चैलेंजेस हैं। तो टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल challenges in timekeeping in moon।
देखो, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा डीप इंफॉर्मेशन रखना सीख लो, ठीक है। टाइम कीपिंग इन मून, नॉर्मली इस तरह के जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको और किसी मैगजीन में या साइंस टेक के नाम पर जो आपको तमाम तरीके के चारा परोसे जाते हैं उसमें नहीं मिलेगा, और फिर आपके क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। सो टेक्निकल चैलेंजेस इन लूनर टाइम कीपिंग इंक्लूड्स कॉपिंग विद लॉन्ग लूनर नाइट्स। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? लॉन्ग लूनर नाइट्स, चंद्रमा में लंबी लंबी रातें होती हैं। मैनेजिंग पावर जनरेशन, अगर आप कोई टाइम सिस्टम फॉलो करवाना चाहते हो मून में, मैनेजिंग पावर सिस्टम, तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो पावर आपको कहाँ से मिलेगा? बिकॉज अगर आप सोलर प्लांट स्टैब्लिश करो तो चंद्रमा की जो लंबी रातें हैं वो आपके सोलर प्लांट को सक्सेसफुली फॉलो नहीं होने देंगे। और यही वजह थी कि चंद्रयान 3 केवल 16 डेज के लिए मून पे ऑपरेटेड था, इसके बाद वो डेड हो गया, ठीक है। एंड मैनेजिंग पावर सिस्टम एंड पावर स्टोरेज, ये सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। एंड इसके अलावा क्या है? डीलिंग विद कम्युनिकेशन लेटेंसी, मून में कम्युनिकेशन, ये समझते हैं कैसे लेटेंसी है। मतलब ये कि अगर आप मून में कोई टाइम सेट करो, अर्थ के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर लो, तो थोड़े समय बाद अर्थ की जो वॉच है वो मून की वॉच से आगे निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि अर्थ की जो वॉच है वो स्टैंडर्ड टाइम को फॉर्मेट करती है, और मून में जो वॉच है वो पिछड़ गई, और उसे ही हम बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है। समझ गए हो तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट करना, ये पार्ट हम दोबारा डिस्कस कर देंगे। अदरवाइज एक बार एक काम और कर सकते हो, इसको आप दोबारा सुन लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अचीविंग प्रिसाइज लूनर मैपिंग, प्रिसाइज लूनर मैपिंग, मतलब देखो, अगर आप जैसे मान लेते हैं कि हमने लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया में 5.5 घंटे का टाइम अपना आगे बढ़ा दिया, उसके हिसाब से हमारा टाइम चल रहा है। लेकिन अगर आप लूनर में मैपिंग नहीं करोगे तो किस प्लेस पर कितना टाइम आप एडजस्ट करोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैपिंग की रिक्वायरमेंट है। मैपिंग के बिना ना तो आप कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फॉर्मेट वहां पे डेवलप कर सकते हो, और ना ही आप एक यूनिवर्सल टाइम सेट कर सकते हो मून के लिए। और इसके अलावा नेविगेशन की प्रॉब्लम, जब नेविगेशन नहीं है, अगर नेविगेशन होता तो हमारे लिए वहां पर उसकी मैपिंग करना आसान हो जाता, और तब हम ये बता सकते थे कि हाँ वो यूनिवर्सल वॉच या क्लॉक हमारी कैसे काम करेगी। एंड एडॉप्टिंग टू अल्टर्ड ह्यूमन सर्काडियम रिदम, देखो मून में जो ह्यूमन का सर्काडियन रिदम है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। सर्काडियन रिदम ये होता है जैसे जैसे अर्थ में जो मैन है उसका सन के साथ एक सर्काडियन रिदम है, इसीलिए उसकी जो अच्छी नींद होती है वो रात में 2 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। इसीलिए स्टैंडर्ड स्लीप आवर सजेस्ट किया जाता है कि 11-12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में सोना चाहिए। जगने का जो एक आइडियल टाइम है वो सुबह 6 बजे से 7-8 बजे तक है। अगर आप इस टाइम में नहीं जगते हो तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो अपने आप में पुअर रहती है। डे टाइम में अगर आप फूड कंज्यूम करते हो तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, रात में फूड कंज्यूम करते हो तो उसका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है। ये सब कुछ क्यों है? ये सर्काडियन रिदम के कारण। तो जो सन अर्थ की एक साइकिल है, ह्यूमन बॉडी का सर्काडियन रिदम उसके हिसाब से एडजस्ट है। तो ह्यूमन सर्काडियन रिदम विल बी और वुड बी और मे बी डिस्टर्ब्ड। देखो डिस्टर्ब तो होता ही है, ये तो क्लियरली पता है, बट हाउ मच ये बात क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं है। डिस्टर्ब एट मून, हाउ टू मैनेज दैट?
इन केस कि अगर ये टॉपिक आपका मेंस में आता है तो आपको इसमें डिटेल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तभी आप इसका कुछ कर पाओगे। इसके अलावा मिटिगेटिंग लूनर डस्ट, मून में डस्ट बहुत है, मिटिगेटिंग लूनर डस्ट, तो आप इसके इम्पैक्ट को कैसे काउंटर करोगे, ये अपने आप में एक एडिशनल चैलेंज है। एंड डेवलपिंग ऑटोनॉमस सिस्टम्स, एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल लूनर बेसिस, एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल लूनर बेसिस। देखो, बना देना एक बात है, उसे सस्टेनेबल तरीके से ऑपरेट कर लेना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके वो कैसे हो पाएगा। और बिना इसके जो मून के रिसोर्स को यूटिलाइज करना है वो अपने आप में एक डिस्टेंट ड्रीम ही है। इसलिए एडॉप्टिंग कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको शॉर्ट में यूटीसी कहते हैं, for lunar time synchronization is critical consideration in lunar exploration mission। तो कुछ solutions हैं। solutions है, अब इनके बारे में बात करते हैं। challenges हमने बहुत बात कर ली, तो उसमें एक important है adopting UTC। UTC मतलब अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, adopting coordinated universal time। तो coordinated यूनिवर्सल टाइम, नोट्स बनाते रहेंगे तो ये आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये काम और कर सकते हो, किसी 2x करके 1 से 2 बार सुन लो, आपकी सारे कॉन्सेप्ट इतनी स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। बेस्ड ऑन जो यूटीसी है कैसे काम करता है, पहले ये देख लेते हैं। यूटीसी इज बेस्ड ऑन अर्थ्स रोटेशन। जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है ये अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम अर्थ में फॉलो कर पाते हैं। एंड वन अप्रोच इज टू क्रिएट लूनर वेरिएंट ऑफ यूटीसी। तो एक सोल्यूशन ये सजेस्ट किया जा सकता है कि हम एक, जैसे अर्थ का यूटीसी है उसी तरह एक लूनर यूटीसी डेवलप कर लें, जिसको कि जैसे अर्थ में ग्रीनविच मीन टाइम वो यूटीसी है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है जीएमटी, ठीक है। तो इसी तरह का कोई कोऑर्डिनेटेड लूनर यूटीसी, हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम लूनर के लिए हम डेवलप कर लें, जो कि लूनर यूटीसी के नाम से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। दिस कुड इन्वॉल्व एडजस्टिंग द टाइम स्केल टू मैच लूनर डे। इसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम स्केल विद लूनर डे। और इस लूनर डे को अगर आप अर्थ सिस्टम के साथ कंपेयर करो, दैट इज इक्वल टू 29.5 अर्थ डे, ठीक है। तो ये आपके एडिशनल फैक्ट हो जाते हैं जो कि आप इसके साथ याद कर सकते हो। ऑन अर्थ टाइम इज मैनेज विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। एडिशनल, अब इसको हम और ज्यादा कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आगे ले जाएंगे। अर्थ में जो टाइम है वो एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से मैनेज की जाती है। एटॉमिक क्लॉक के कई सारे एडवांटेज हैं, बिकॉज कि ये लॉन्ग टाइम तक ये सरवाइव कर सकती है, बिकॉज जो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होता है वो इसको लंबे समय तक एनर्जी के सप्लाई देता है। एंड सक्सेस ऑफ लूनर मिशन, साइंटिफिक रिसर्च
इन सारी चीज़ों के लिए एटॉमिक क्लॉक एक सोल्यूशन हो सकता है। किन किन के लिए? लूनर मिशन की सक्सेस के लिए। मान लीजिए हमको और चंद्रायन है, इस तरह के और कई सारे मिशन अगर छोड़ने पड़ते हैं, तो लूनर मिशन की सक्सेस के लिए ये अपने आप में क्रिटिकल है या इम्पोर्टेंट है, जो ये काम करता ही है। एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एटॉमिक क्लॉक। Scientific experiments, exploration, safe navigation, supporting lunar habitat, deep space mission, and maintaining synchronization with Earth for smooth communication. Their accuracy is vital as humanity ventures further into space. इसलिए एटॉमिक क्लॉक इसमें कई तरह की सोल्यूशन डेवलप करती है। Scientists are planning to install atomic clock on satellites which will revolve around the moon in certain orbits. तो अगर हम मान लीजिए कि एक ये स्टेप फॉलो कर देते हैं कि एक सर्टेन ऑर्बिट में हम लूनर क्लॉक जो एटॉमिक सिस्टम पर काम करेगी इंस्टॉल कर देते हैं, सो ये एक इसका सोल्यूशन हो सकता है। बट टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन द मून विद अर्थ, जो रिलेटिविटी है वो अपने आप में अफेक्ट करती है। तो अगेन एक नया चैलेंज आ जाता है। द न्यू चैलेंज विल बी, वो क्या हो गया? रिलेटिविटी कैलकुलेशंस, रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज आपको पता है कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम में वेरिएशन पैदा करता है, ठीक है, जो कि अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, किसी और प्लेनेट के लिए अलग है। तो इसमें अपने आप में ये जो रिलेटिविटी कैलकुलेशन है, ये मून की प्रॉक्सिमिटी विद द अर्थ को अफेक्ट करता है। तो इट अफेक्ट मून्स प्रॉक्सिमिटी विद अर्थ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारे प्लेनेट स्पेस क्राफ्ट में कोई एटॉमिक क्लॉक है, तो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो अभी हम उसको एडजस्ट करके काम चला देते हैं, ठीक है, बिकॉज स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी अफेक्ट टाइम मेजरमेंट causing slight discrepancy between Earth and lunar time. Spacecraft traveling at high speed experience time dilation due to relative motion, necessitating adjustment for precise timekeeping. इसी के बारे में मैंने अभी बात करती। General relativity describing gravity's impact on space-time leads to gravitational time dilation on the moon. Clocks on the moon run faster than Earth. Clocks on the moon run faster than Earth. मतलब कि एक डायलेटिंग क्लॉक को, पेंडुलम वाली घड़ी को अगर आप अर्थ और मून में छोड़ दें तो मून में वो तेज चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अच्छा, ये तो सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जिनके लिए सोल्यूशन लूनर यूटीसी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और नई चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे पढ़ के इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया, दैट इज डिप्लोमेसी और लूनर टाइम। अब रसिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, इन सबको कैसे मैनेज किया जाए ये इसमें हमको पता चलेगा। ओवर लूनर टाइम, डिप्लोमेसी ओवर लूनर टाइम। क्या डिप्लोमेसी करेंगे? जब अर्थ में डिप्लोमेसी सक्सेस नहीं है तो मून में क्या करेंगे? दैट इज जोक्स अपार्ट। मून में हम कुछ कर सकते हैं। वेयर देयर इज होप देयर इज वे। तो कंट्रोल ओवर लूनर टाइम क्या अपने आप में क्या मतलब होगा, पहले ही समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ
कंट्रोल ओवर लूनर टाइम। इसका मतलब क्या होगा? देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि द वन हु कंट्रोल द सी रूट्स कंट्रोल्स वर्ल्ड। उसी तरह ये कहा जाता है कि जिस कंट्री ने लूनर टाइम में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, वो कंट्री प्लैनेट अर्थ के साथ, अपनी कंट्री की किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ बिजनेस ऑपरेशन, एक्सप्लोरेशन, सारी चीज़ों को अर्थ में बैठकर मॉडरेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सो अगर उसका मून में कोई परमानेंट बेस है, लूनर टाइम उसने डेवलप कर लिया है और अर्थ में उसका सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ऑपरेशन चल रहा है, ऐसी कंडीशन में कोई भी दूसरी कंट्री के लिए इजी होगा इस कंट्री को। सो लेट्स से एग्जांपल ऑफ यूएसए। मान लीजिए कि यूएसए ने ये काम कर दिया, तो अगर इंडिया, चाइना, रसिया, कोई भी कंट्री मून में कोई परमानेंट बेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, तो एक तो कंडीशन ये है कि वो सारे स्टेप स्वयं से करे जो यूएसए कर चुका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यूएस के इस टाइम स्केल लूनर टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करो, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम के साथ वर्ल्ड सिंक्रोनाइज करता है, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड पॉसिबल है, वर्ल्ड में नेविगेशन पॉसिबल है, इसीलिए जीपीएस सक्सेसफुल है। तो अगर आप लूनर टाइम के हिसाब से मान लो यूएस ने कोई जीपीएस डेवलप कर दिया, तो ज़्यादातर कंट्री बाउंड होंगी उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में आइडियल चॉइस नहीं होगी कि वो कंट्री वो सारे एक्सपेरिमेंट फिर से करे जो एक्सपेरिमेंट और जो सिस्टम डेवलप कर चुका है यूएसए। ठीक है, सो अपने आप में अगर कोई कंट्री लूनर टाइम में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है, तो इसके कई सारे एडवांटेज होंगे, एंड दोज विल बी इकोनॉमिक एडवांटेज, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होंगे। इकोनॉमिक एडवांटेज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, नेविगेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनरलोलॉजी, इसके अलावा रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, इन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज काम करेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में रिक्वायर कंसेंसस, इसलिए अगर हम कंट्रोल ओवर लूनर टाइम की बात करें तो उसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है दैट इज कोलैबोरेशन अमंग नेशंस। ठीक है, देशों के बीच में अगर कोलैबोरेशन है, कंसेंसस है, एंड कंसेंसस है, तो ये काम थोड़ा सा इजी हो सकता है। ऑन टाइम कीपिंग फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज दिस agreement could lead to diplomatic negotiation impacting future space governance। क्योंकि अगर यहाँ पर कंसेंसस नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, सो ये फ्यूचर लूनर गवर्नेंस को अफेक्ट करेगा। That will affect future lunar governance। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स अब नए हैं। ठीक है, कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं। UNOOSA, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स provides a platform for member states to discuss the issue while international। तो ये क्या करता है, ये इशू डिस्कस करने में हेल्प करता है, टू डिस्कस
इशू अमंग मेंबर्स। देखो मैचिंग के लिए अगर इस तरह से आ जाते हैं तो आपको इनके बारे में पता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या करता है, ये रिकमेंडेशंस देता है। रिकमेंडेशंस देता, सुझाव देता है। ठीक है, यूएन की आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 एस्टैब्लिशेस प्रिंसिपल फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन। आउटर स्पेस ट्रीटी, ये भी यूएन की है। ये क्या करती है, पीसफुल एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पोस्ट करती है। ठीक है, यहां पर BIPM का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द रोल एंड इनिशिएटिव ऑफ BIPM? इनिशिएटिव ऑफ BIPM, क्या है BIPM? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। सो BIPM किस तरह से ऑपरेट करती है? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्रूशियल फॉर डिसाइडिंग टाइम ऑन मून, क्रूशियल फॉर डिसाइडिंग टाइम ऑन मून। As an organization, it is responsible for maintaining international standard of measurement, include time on earth. अभी के लिए ये टाइम ऑन अर्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टाइम ऑन अर्थ, तो ये चीज अगर चाहे तो लूनर टाइम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने में हेल्प कर सकती है। BIPM इज कोलैबोरेटिंग विद स्पेस एजेंसीज। थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं। BIPM इज कोलैबोरेटिंग किनसे, जैसे इसरो से, नासा से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जाक्सा जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉम जो है रसिया का स्पेस एजेंसी है। सो इन सभी के साथ कोलैबोरेट करती है। ठीक है, कोलैबोरेटिंग विद स्पेस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरे कोलैबोरेटिंग, एक मिनट, collaborating with space agencies and similar organizations जो इसी फील्ड में काम करते हैं।
जो इसी में काम करते हैं। अब कुछ इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट करना फ्यूचर के लिए आवश्यक होगा और कोई भी डेवलपमेंट उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इश्यूज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। थोड़ा सा इनको देख लेते हैं और यहां से फिर हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। सो फर्स्ट इज, should lunar time be established independently or should it be synchronized with UTC regularly? जो lunar time है वो independent हो, पूरा ही लिख देते हैं। lunar time ये कैसा हो, independent और sync with UTC, मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, सिंक विद यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को यूटीसी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, शुड द रेफरेंस टाइम स्केल बी द लूनर सरफेस और ऑर्बिटल एटॉमिक क्लॉक? जो रेफरेंस टाइम है वो ऑर्बिटल क्लॉक होनी चाहिए जो ऑर्बिट करती होगी और लूनर सरफेस। देखो ये हमारे पास क्या क्या वेज एंड मीन्स हैं उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। आइडियल बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ लूनर सरफेस होना चाहिए, बट क्या हम लूनर सरफेस पे कोई इस तरह का टाइम मेजरमेंट डेवलप कर सकते हैं? उसका क्या तरीका होगा? ऐसे हवा में कोई बात नहीं की जा सकती ना। हाउ कैन द टाइम ऑन मून बी मेजर्ड? टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? कन्वर्टेड टू यूटीसी एंड कंपेयर टू टाइम ऑन अर्थ। तो इसको मेजर कैसे किया जाएगा? यूटीसी से सिंक कैसे किया जाएगा? अर्थ में कैसे मेजर किया जाएगा? ठीक है। इस तरह के ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बगैर आप इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद टेस्ट सीरीज पर क्लिक करो, डेमो पे जाओ और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि इंडिया में किसी भी टेस्ट सीरीज की तुलना में अगर बेटर नहीं पाए जाते हैं। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो और इसके बाद कोई भी जजमेंट करो। ठीक है। बिना अटेम्प्ट किए हुए कोई भी जजमेंट करना जल्दबाजी हो सकती है। ठीक है। सो अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सूटेबल स्टेप हो सकता है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ मिल सकते हैं जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दूसरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के साथ। यू कैन राइट अस at theconceptualize@gmail.com. Thank you so much for being with The Conceptual IAS. Have a great time ahead.